नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए आपको खास खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत। घटना के बाद स्थिति सामान्य। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रेलवे ने घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। रेलवे के मुआवजे के बाद बिहार सीएम नीतीश कुमार ने हादसे में मारे गए बिहार के लोगों परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स एक्सपो में होंगे शामिल। टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने का देंगे मंत्र। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर सरगर्मियां तेज। भाजपा आज पर्यवेक्षकों के नाम की कर सकती है घोषणा। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने पश्चिम एशिया के पहले दौरे पर पहुंचे। इसराइल के तेल अवीव गाजा संघर्ष विराम के अगले चरण पर करेंगे चर्चा। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल देर रात मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को आरएमएल और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ज्यादातर घायलों की स्थिति स्थिर है। एलएनजेपी अस्पताल में ऑर्थो विभाग से 7 मरीजों की मामूली चोट के उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं 2 अन्य मरीजों का भी समुचित इलाज जारी है और जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि वे घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी ताकि घटना के संबंध में सटीक जानकारी मिल सके। प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पर सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। कल रात की घटना के बाद से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिलहाल जो स्थिति है वो सुबह से सामान्य है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह से रेल सेवा का संचालन सामान्य रूप से हो रहा है। प्लेटफॉर्म पर अब सुचारू रूप से रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भारतीय रेल ने स्टेशन पर पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि भीड़ होने की वजह से कुछ यात्रियों के फिसलने के कारण ये दुखद घटना घटी। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की देर शाम को हुई घटना की जांच के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। वहीं भारतीय रेलवे द्वारा मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। हादसे में मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भारतीय रेलवे द्वारा की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की मृत्यु पर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की और शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। नीतीश कुमार ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान एवं घायलों को 50,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना का दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ पर
शोक जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई जानमाल की हानि से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इस दुखद क्षति के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। पीएम मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। और आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। स्टेशन के अजमेरी गेट साइड के फुट ओवर ब्रिज से अभी हम देखिए कि इस एक्सीलेटर से 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो रहे हैं। जिस फुट ओवर ब्रिज के ऊपर ही जो घटना घटी है वो यहीं पर घटना घटी थी और अभी जो है हालात बहुत सामान्य हो चले हैं और आप ये देख सकते हैं कि जो मुसाफिर हैं ये आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुँचाने के लिए भारतीय रेल की जो तमाम कवायदें हैं उन कवायदों को आप देख सकते हैं कि प्रयागराज जाना हो या देश भर के रेलवे स्टेशनों तक जाना हो, ये मुसाफिर आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपको वैसे मुसाफिर से भी बातचीत कराएंगे जो कल इस घटना के शिकार होते होते बच गए। यहीं पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ये सामान उनका रखा हुआ है जिसे लेने के लिए अभी आए हैं और कल किन हालात से इन्हें गुजरना पड़ा उस पर हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी अमृत कुमार नाम है। कहाँ जा रहे थे आप? ये बिहार जा रहे थे। कल की जो घटना थी उस घटना में आप क्या यहाँ पहुँच पाए थे? जी नहीं, मैं नहीं पहुँच पाया। मेरा सामान कुली लेकर नीचे उतारा, मैं भीड़ के चलते वहाँ पे रह गया। ऊपर लाइन में लगा हुआ था, बहुत भीड़ था। कैसे पता चला कि आपका जो सामान है ये सामान रखा हुआ है? जी मैं अभी सुबह आके देखा हूँ तो आया तो देखा हूँ तो सामान मेरा रखा हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 के हालात आप देख सकते हैं कि स्थिति सामान्य है और वैसे मुसाफिर जिनके सामान प्लेटफॉर्म पर छूट गए थे वो सुरक्षित उनके हाथों तक पहुंच भी रहे हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है और वहाँ पर जो यात्री हैं लगातार अपनी जो गंतव्य स्थल की तरफ बढ़ भी रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं राजेश राज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जो स्थिति है वो अब पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। आपके पीछे भी हम जो यात्री हैं उनको देख पा रहे हैं जो कि अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। जो ट्रेन है उनका संचालन सही ढंग से हो रहा है। किस तरीके से जो जिस तरह की घटना बीती रात घटी थी, अगर बात की जाए अब क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये अजमेरी गेट की तरफ का हिस्सा है और हमारे पीछे की जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि माथे पर ये अपने सामान लेकर, लगेज लेकर आराम से लोग पहाड़गंज की तरफ से यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही देते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सब कुछ सामान्य हो चला है। आम दिनों की तरह यहाँ पर जो ट्रेनें बाहर से आ रही हैं, यहाँ पर लोग उतरकर अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं और जिन्हें ट्रेन पकड़नी हो, अपने गंतव्य के लिए रवाना हो, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रहे हैं और अपने गंतव्य के लिए ट्रेनों में सवार होकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 14 का जो हिस्सा है उसके ठीक ऊपर जो फुट ओवर ब्रिज बने हुए हैं, उसी फुट ओवर ब्रिज से हम आपको ये लाइव तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और लगातार आप ये नज़ारे देखिए कि 15 और 14 से मुसाफिर ऊपर आ रहे हैं और अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। भारतीय रेल की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जो घटना कल घटी वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असावधानी की वजह से हम कह सकते हैं, क्योंकि जो मुसाफिर
फुट ओवर ब्रिज से नीचे उतर रहे थे, उनके पांव फिसल गए और पांव फिसलने के बाद कहीं ना कहीं वो नीचे गिर गए। और गिरने की स्थिति में चूंकि भीड़ हजारों की थी, हम कह सकते हैं कि कई हजार लोग जो हैं एक साथ फुट ओवर ब्रिज से नीचे उतर रहे थे, जिसकी वजह से एक व्यक्ति के नीचे गिरने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो नीचे दब गए और जिसकी वजह से कई लोगों की जाने गई, कई लोग घायल हो गए। लेकिन घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरपीएफ के लोगों ने तुरंत जो है उस पर काबू किया और स्थिति जो है उसको सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब आप देख रहे हैं कि लंबी दूरी की यात्रा कर तमाम जो ट्रेनें नई दिल्ली पहुंचती हैं सुबह में, उनके पैसेंजर सामान्य तरीके से यहाँ से आ रहे हैं। आरपीएफ के जो लोग हैं ये विसल बजाकर लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आरपीएफ के जवान मुस्तैदी दिखा रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है वो भीड़ अब चूंकि दिन जो ऊपर की तरफ चढ़ेगा निश्चित तौर पर भीड़ बढ़ेगी और भीड़ को नियंत्रित करना भारतीय रेल के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि भारतीय रेल दीपावली और छठ के मौके पर आपने देखा है कि लाखों करोड़ों लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूरी मुस्तैदी दिखाता है। और शायद यही वजह है कि महाकुंभ के लिए भी उन्होंने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। जी बिल्कुल, वही जो मुस्तैदी है लगातार नज़र भी आ रही है राजेश। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, क्योंकि अपने आप में वाकई एक चुनौती है जब जो भीड़ है, जो यात्री हैं वो एक बड़ी संख्या में जब वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो व्यवस्था उनके लिए की गई है, जो सुविधाएं की अगर बात की जाए वो किस तरीके से हैं, क्योंकि पहले जाहिर तौर पर यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब तो ऑनलाइन भी जो यात्री हैं वो देख पाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे उनकी ट्रेन आ रही है, कहाँ पे उनका जो कोच है वो लगेगा। इसके चलते भी कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो नियंत्रित होती है, व्यवस्थित होती है। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर और रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट भी किए जाते हैं। जैसे अभी जो अनाउंसमेंट किए जा रहे थे कि जो गरीब रथ ट्रेन बिहार के लिए, सहरसा के लिए जाती है, वो ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं आकर वो ट्रेन दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली स्टेशन है वहाँ पर वो जाएगी। और जो मुसाफिर अगर यहाँ हैं तो वो मुसाफिर आराम से दिल्ली स्टेशन जाकर वो ट्रेन पकड़ लें। तो रेलवे के द्वारा अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, साथ ही वेबसाइट पर जानकारी दी जा रही है, मैसेज के द्वारा भी जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय रेल की ये कोशिश है कि वो मुसाफिरों को कहीं ना कहीं एक बेहतरीन इंतजाम दे, चूंकि भीड़ का आलम ही कुछ ऐसा था। जी बिल्कुल, भीड़ जो है उसका कोई चेहरा नहीं होता, ऐसा था लेकिन काफी वजह से इस तरह की घटना जो है वो घटी है। जी बिल्कुल राजेश, काफी दबाव की स्थिति रहती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश बता रहे थे किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आई, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति हैं सुबह से ही लगातार आपको हम बता रहे तस्वीरें कि स्थिति अब पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। बुलेटिन में और भी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप बता दें पूर्वांचल एक्सप्रेस पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी बस में टेम्पो ट्रेवलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। ट्रैवलर गाड़ी का चालक घटना के बाद से फरार है। टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी में 1.5 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। खराब खड़ी टूरिस्ट बस छत्तीसगढ़ के वृंदावन होते हुए अयोध्या जा रही थी। पीछे बैठे टेम्पो ट्रैवलर था, उसके 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और एक अस्पताल में जाने के बाद मृत्यु हो गई है, तो 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। टेम्पो ट्रैवलर्स जो यहाँ से हटाया गया है, यातायात सुचारू रूप से है। जो पैसेंजर्स हैं उनको दूसरी गाड़ियों से भिजवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत मंडपम में चल रहा ये आयोजन दुनिया की सबसे बड़े टेक्सटाइल प्रदर्शनियों में से एक है।
5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ ये मेगा इवेंट भारत के वैश्विक पटल पर अलग पहचान बना रहा है। कच्चे माल से लेकर उच्च स्तरीय फैशन तक भारत टेक्स 2025 भारत के कपड़ा उद्योग का एक भव्य और विशाल प्रदर्शन है। व्यवसाय के साथ ही यहाँ केंद्रीय फोकस स्थिरता पर है। पर्यावरण अनुकूल नवाचारों और जिम्मेदार सोर्सिंग के साथ यह वैश्विक कपड़ा व्यापार को नए आयाम दे रहा है। 6000 विजिटर्स हैं, 5000 एग्जिबिटर्स हैं, 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 126 कंट्रीज़ हैं। सो किसी भी पैमाने पर आप तोलें, साइज, स्केल, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये विश्व का नंबर 1 फेयर है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ भारत टेक्स 2025 विचारों और व्यापार का एक मिश्रण है। 12 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम फाइबर उत्पादन से लेकर फैशन, घरेलू साज सज्जा और अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्रों तक फैला हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत आमद दर्ज की है। पिछले कुछ वर्षों में यदि बात की जाए तो तकनीक से लेकर परंपरागत टेक्सटाइल तक भारत ने काफ़ी प्रगति की है और विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है, फ्रॉम कंप्लीट वैल्यू चेन, फ्रॉम यान से लगा के कम्प्लीटली गारमेंट तक, अपैरल तक, तो ये इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है, शायद हमारे वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड के लिए ना हम अभी तक इतने एक्सपोज नहीं थे, बट थ्रू द भारत टेक्स वी कैन शो दैट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इस वर्ष की थीम रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी 70 सम्मेलन सत्रों, सीईओ राउंड टेबल्स और B2B बैठकों में बातचीत को बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण अनुकूल रंगों, बायोडिग्रेडेबल कपड़ों, ऊर्जा कुशल विनिर्माण में नवाचार केंद्र स्तर पर ले रहे हैं। भारत टेक्स का ये दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर पहला एडिशन हुआ था जिसमें हमें बहुत चीज़ें ऐसी करने को मिली जिससे हमें प्रेरित होकर इस बार जो एडिशन 2 भारत टेक्स का आया है, ये काफ़ी लैबोरेटिव स्केल पे है। जो विश्व स्तरीय एग्जीबिशन हुआ करती थी, ये उसी स्तर का एग्जीबिशन है। आज दुनिया में बहुत सारे ओवरसीज़ कस्टमर हमारे पास आए हैं, ओवरसीज़ सप्लायर हमारे पास आए हैं। एज ए कंट्री हमारे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें सभी इकट्ठे होकर एक जगह बैठ सकते हैं। नवाचार के साथ परंपरा का मिश्रण भारत टेक्स 2025 भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत पर भी फोकस है। फैशन शो, रुझान पूर्वानुमान और उत्पादन लॉन्च शिल्प कौशल के साथ ही इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को भी प्रदर्शित कर रहा है। टेक्सटाइल वर्ल्ड में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और भारत विकास भी और विरासत भी के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्स जैसे आयोजन मजबूती देते हैं भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और कोशिश है भारत की कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत टेक्सटाइल सेक्टर में दुनिया का सिरमौर बने। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव का आज से 24 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। भारत के जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का जश्न मनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में इंडोनेशिया और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के 600 से अधिक आदिवासी कारीगर और 500 लोक कलाकार शामिल हो रहे हैं। यह त्यौहार पारंपरिक कला रूपों और आधुनिक उपभोक्ताओं के बीच अंतर को बांटते हुए जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह अब नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बैठने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। नए प्रारूप में लोग राष्ट्रपति भवन की पृष्ठभूमि में एक गतिशील दृश्य और संगीत प्रदर्शन देख सकेंगे। समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक और सेरेमोनियल गार्ड बटालियन के सैनिकों और घोड़ों द्वारा औपचारिक सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सेरेमोनियल मिलिट्री ब्रास बैंड भी शामिल होगा। चेंज ऑफ गार्ड समारोह 22 फरवरी से नए प्रारूप में होगा, जिसमें बैठने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस सिलसिले में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह उद्घाटन समारोह देखा। चेंज ऑफ गार्ड समारोह एक सैन्य परंपरा है जो राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के एक नए समूह को कार्यभार संभालने में सक्षम बनाने के लिए हर हफ्ते आयोजित की जाती है।
राष्ट्रपति अंगरक्षक की स्थापना 1773 में हुई थी और यह है भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है जो राष्ट्रपति के लिए औपचारिक कर्तव्यों का निर्वहन करती है। राष्ट्रपति अंगरक्षक के कर्मी बेहतरीन घुड़सवार, सक्षम टैंकमैन और पैराट्रूपर्स होते हैं। बात राजधानी दिल्ली की, जहां सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। भाजपा मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रिया के तहत नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों से बातचीत के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने वाली है। पर्यवेक्षक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के द्वारा नाम तय करने के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। अमेरिका से 116 अवैध प्रवासियों को लेकर एक विमान शनिवार देर रात अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। यह है अमेरिका से निर्वासित अवैध अप्रवासी भारतीयों का दूसरा जत्था है। विमान रात करीब 11:30 बजे हवाई अड्डे पर उतरा। इससे पहले 5 फरवरी को 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने जमीन के भीतर सुरंग बनाकर एलपीजी को स्टोर करने की क्षमता हासिल की है। इंडिया एनर्जी वीक में इसकी तकनीक और मॉडल का प्रदर्शन किया गया। इसके जरिए जमीन के काफ़ी नीचे लिक्विड पेट्रोलियम गैस को सुरक्षित स्टोर किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। एनर्जी सेक्टर में एलपीजी को स्टोर करना एक बड़ा चैलेंज होता है और इसमें बहुत ही सेंसिटिव ये एनर्जी होती है जिसमें कि दुर्घटना की संभावना होती है, साथ ही स्टोरेज स्पेस की बहुत की कमी होती है। तो इसको देखते हुए इंडिया ने ये टेक्निक आई है जिसमें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो किस तरीके से जो टनल बनाकर, पहाड़ों में टनल बनाकर, समुद्र तल से काफ़ी नीचे इस तरीके से टनल्स बनाकर उसमें जो एलपीजी है उसको स्टोर किया जाता है। ये तकनीक जो है काफ़ी खास तकनीक ये है। हमारे साथ अमनदीप सैनी जी बताएंगे किस तरीके से इस पर काम किया जाता है, क्या खासियत है इसकी। तो बेसिकली सर ये नॉर्मल जो हमारा कन्वेंशनल स्टोरेज है उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कोई मेटेलिक वेसल नहीं है एलपीजी को कंटेन करने के लिए। हम लोग समुद्री तट से 500 फीट नीचे जाके एक रॉक के अंदर टनल बनाते हैं जहाँ पे हम एलपीजी को स्टोर करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा शाफ्ट का बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो ये बनाने में सर हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत सीपेज रहता है पानी का, उसको कंट्रोल करके हमको एक्सकेवेशन करना पड़ता है और फाइनली हम ये टनल बना के इसमें हम इसको एलपीजी को हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये दृश्यों में किस तरीके से बड़ी बड़ी टनल्स जो है वो बनाई जाती है समुद्र तल से काफ़ी नीचे, जिससे कि वो सेफ रहें, सिक्योर रहें और कोई भी अगर आपात स्थिति आती है, हमला हो सकता है, उस दौरान भी जो है ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि एक स्टोरेज जो है एनर्जी का वो सेफ रहेगा और कोई भी किसी तरह का खतरा जो है वो इस पर नहीं रहेगा। और इस तकनीक पर देखिए आप किस तरीके से देश में काम चल रहा है। पूरा मॉडल जो है इसका यहाँ पर बनाया गया है और जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और काफ़ी मेहनत से इसको डेवलप किया जाता है और इस तरीके से एलपीजी को सेफ और सिक्योर तरीके से स्टोर किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर काफ़ी फोकस किया गया। कार्यक्रम में बड़ी एग्जीबिशन लगाई गई जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों और ग्रोथ को दर्शाया गया। ग्रीन एनर्जी के इस नेट ज़ीरो जोन में भारतीय कंपनियों के ग्रीन, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी की उपलब्धियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। दिल्ली के यशोभूमि में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2025 में नेट जीरो जोन, इंडिया नेट जीरो जोन यहाँ पर बनाया गया है और जहाँ पर कि तमाम वो प्रयास दिखाए गए हैं जो कि भारतीय और अन्य कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं नेट जीरो टारगेट को पाने के लिए। यहाँ पर तमाम कंपनियों ने यहाँ पर एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित वो तकनीक यहाँ पर दिखाई है जो कि भविष्य में ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करेगी। साथ ही यहाँ पर किस तरीके से तकनीक का विकास हो रहा है, किस तरीके से लगातार नवाचार हो रहे हैं। ग्रीन और क्लीन एनर्जी का जो एक स्वप्न है, कार्बन उत्सर्जन है, उसको नेट जीरो करना, उसके प्रयास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और तमाम वो भारतीय कंपनियाँ यहाँ पर हैं जो कि लगातार तमाम शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। वही जो तकनीक है, जो नवाचार है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं और ये दिखाता है कि भारत जो है किस तरीके से लगातार विश्व में क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रहा है।
कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पश्चिम एशिया के पहले दौरे पर इसराइल के तेल अवीव पहुंचे। रूबियो इसराइल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान हमास के कब्जे के बचे हुए बंधकों को रिहा कराने, गाजा में संघर्ष विराम समझौते और ईरान पर वार्ता होने की संभावना है। मार्को रूबियो की ये यात्रा हमास द्वारा इसराइल के 3 और बंधकों को छोड़े जाने के बाद हो रही है। और खबर खेल जगत से, भारतीय क्रिकेट टीम 19 फरवरी से शुरू हो रही ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई पहुंच चुकी है। दुबई एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ ने भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत किया। भारतीय टीम 20 फरवरी से बांग्लादेश के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।